हेलो एवरीवन, मैं कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए गए हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, साथ में आपको बताने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कि कार्बन इज द मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट एमंग ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। Carbon has the small percentage on a earth crust around 0.02% in the form of a minerals like is a carbonate, hydrogen, carbonate, coal, petrol. The atmosphere has only 0.03% of a कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ पर आपके दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए कि जो कार्बन है उसकी स्मॉल परसेंटेज होती है किसके अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो कितनी होती है 0.02%, और किसकी फॉर्म में होती है ये, मिनरल्स की फॉर्म में। मिनरल्स लाइक इज ए कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, और कोल और पेट्रोल की फॉर्म में। यदि हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। उसके बाद यहाँ से आपका ये चैप्टर बेसिकली स्टार्ट हो जाता है कि द एलिमेंट ऑफ ए कार्बन इज ए नॉन मेटल, कि जो कार्बन है वो एक नॉन मेटल है। उसका सिंबल क्या होगा बच्चों, सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ ए कार्बन बेस्ड कंपाउंड, कि जो सभी लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स मीन्स लिविंग जीव जंतु, जिसके अंदर प्लांट्स एनिमल वो सब किसके ऊपर बने हैं बच्चों, कार्बन के ऊपर ही बेस्ड है सारे के सारे। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर पूछा गया है कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म ऑफ ए कोवलेंट कंपाउंड, कि जो कार्बन है वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। अब ये हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, कि जैसा कि आपने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा था मेटल नॉन मेटल के अंदर, वहाँ पर आयनिक कंपाउंड बनते हैं, बट चैप्टर 4 जिसमें कार्बनेट्स कंपाउंड है यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। अब ये कोवलेंट बॉन्ड की ही डेफिनेशन सबसे पहले हमारे पास आ गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कि बॉन्डिंग इन कार्बन जिसको हम बोलते हैं द कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन कि द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम आर नोन एज ए कोवलेंट बॉन्ड। देखिए बच्चों क्या बोला गया इसके अंदर कि वो बॉन्ड किसके बीच में बने, किसी भी दो एटम्स के बीच में बने जब उन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन को क्या किया, शेयर किया, उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इस केस में एग्जाम्पल के तौर पे हम यदि बात करते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ ए कार्बन कितना होता है इसका, 6 होता है। यदि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। जो फर्स्ट होता है उसको हम K शेल कहते हैं, सेकंड वाले को L शेल। अब यहाँ पर इसके जो सेकंड शेल है इसके अंदर ओनली 4 इलेक्ट्रॉन है। यदि इसकी हम बात करते हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ करेगा बच्चों अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, मीन्स डुप्लीट को, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब इस केस में यदि हम बात करते हैं ना तो ये गेन करता है ना ही ये लूज करता है, जस्ट ओनली ये शेयर करता है। तो इस केस में ये लिखा है कि दस इट हैज़ ए 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन है। एंड रिक्वायर ए 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस। इसको क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसको अचीव करने के लिए, इनर्ट गैस को। इनर्ट गैस मीन्स लाइक इज ए नोबल गैस को अचीव करने के लिए। कि बट कार्बन कैन नॉट फॉर्म ऑफ ए आयनिक कंपाउंड, कि जो कार्बन है वो आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। क्यों नहीं करता बेसिकली बच्चों, ये जस्ट ओनली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देगा और उससे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये शेयरिंग वाला काम करता है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास जो बोर्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए इस केस में क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है बच्चों, हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कि कैसे कार्बन अटेन करता है किसको, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। अब इस केस में कि कार्बन कैन अटेन इट इज़ ए स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए 2 वेज। तो इसके 2 रीजन हैं अटेन करने के नोबल गैस को। तो फर्स्ट रीजन क्या होगा, यदि ये बेसिकली बच्चों लूज करता है इलेक्ट्रॉन को या फिर ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। अब इस केस में तो फर्स्ट कंडीशन इज इट कुड बी गेन ऑफ ए 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग इज ए C4 नेगेटिव एनायन। यदि बेसिकली बच्चों ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, 4 नेगेटिव। बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस, बट जो इसका न्यूक्लियस है उसके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी बच्चों, क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है, 6 प्रोटॉन,
टू होल्ड ऑन ए 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस केस में क्या बोला गया है कि जैसे इसने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन करने से इसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए, और इसका साइज छोटा होने की वजह से इसके न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, 6 हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, दैट इज ए 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा ले लिए। उसके बाद इट लूज भी ये 4 इलेक्ट्रॉन, यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर से, तो इसके ऊपर आ जाता है C4 पॉजिटिव कैटायन। बट इट वुड बी रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव दी 4 इलेक्ट्रॉन leaving behind the carbon cation with a 6 proton in its nucleus hold on just for a 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस पॉइंट में क्या बोला गया, यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके जो न्यूक्लियस के अंदर बच्चों प्रोटॉन तो फिर भी क्या रहेंगे, 6 रहेंगे। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तो इसके आउटर मोस्ट में ओनली कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो उसको लूज करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं बच्चों, ओनली 6 प्रोटॉन है, बट इसके आउटर मोस्ट में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या लगी आपके पास यहाँ पर, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड ऑफ द कार्बन कैटायन। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई, फेल हो गई। और ये बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, C4 पॉजिटिव और C4 नेगेटिव। अब यहाँ पर कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि ना तो ये C4 पॉजिटिव करता है, ना ये C4 नेगेटिव करता है। तो उस केस में फिर क्या करता है बच्चों, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। तो यहाँ पर लिख दिया, देयरफॉर इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस कौन से होते हैं बच्चों, जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको शेयर करता है विद अदर एटम ऑफ ए कार्बन और विद एटम ऑफ ए अदर एलिमेंट। ये तो कार्बन कार्बन के साथ शेयर करेगा या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करेगा। दिस शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटर मोस्ट सेल बोथ ऑफ ए एटम। इन दिस वे बोथ एटम अटेन इन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या बोला गया बच्चों कि जैसे ही ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो शेयर करने से ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है। तो इस प्रकार की जो बॉन्डिंग बनती है उस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग कहेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बाकी मैं इसको क्वेश्चन के रूप में भी कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बच्चों कोवलेंसी। अब कोवलेंसी आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी, वैलेंसी क्या होती है। तो सेम चीज़ वही है कोवलेंसी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन दी 2 एटम टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एक्सेप्ट किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को, क्योंकि उस केस में क्या होता है बच्चों, डुप्लेट होता है। डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज ए कोवलेंसी ऑफ दैट एटम। तो क्या बोला गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन दी 2 एटम। देखो भाई कि 2 एटम के बीच में उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं ताकि उनका क्या हो सके, कंप्लीट ऑक्टेट हो सके, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट होता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए कोवलेंसी ऑफ द एटम। तो कोवलेंसी ऑफ ए हाइड्रोजन कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। कोवलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2 होती है। नाइट्रोजन की कोवलेंसी 3 होती है। कार्बन की कोवलेंसी कितनी होती है, 4। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाती है बच्चों कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की, कैसे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखना आपने कि सम एग्जाम्पल डिपिक्टिंग कोवलेंट बॉन्डिंग। फर्स्ट इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों, H2, दिस इज ए मॉलिक्यूल। यदि सिंगल हाइड्रोजन होता तो उसको हम एटम कहते हैं, बट इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूल पढ़ना है, क्योंकि मॉलिक्यूल ही आपस में क्या करते हैं। अब इसके जो 2 एटम है ना मॉलिक्यूल के अंदर, हाइड्रोजन आपस में शेयर करके किसकी फॉर्मेशन देते हैं, मॉलिक्यूल की। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि राइट डाउन करते हैं बच्चों, आउटर मोस्ट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन से सेल में गया, के शेल के अंदर। अब इसकी हमने फॉर्मेशन करनी है। देखिए इट हैज़ ए 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के शेल। तो इसके के शेल के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द के शेल कम्प्लीटली। अब इसको क्या चाहिए बच्चे, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए ताकि ये अपने के शेल को कंप्लीट कर सके, अपने डुप्लेट को कंप्लीट कर सके। कि 10 2 हाइड्रोजन एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इज ए मॉलिक्यूल ऑफ ए हाइड्रोजन। देखना अब आपने, ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है। इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, उसको मैंने क्रॉस लगा दिया। इसके हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, उसको भी क्रॉस लगा दिया। अब जब ये आपस में दोनों शेयर करेंगे अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये शेयरिंग होगी बच्चों। यहाँ पर हाइड्रोजन के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, तो उसको आपने क्या बोल दिया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स बन गया।
अब यदि इस केस में हम बात करें कि सिंगल बॉन्ड शोइंग ऑफ ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में क्या बना, सिंगल बॉन्ड बना। सिंगल कैसे बना बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन किसका था, इस हाइड्रोजन का था, एक इलेक्ट्रॉन किसका था, इस हाइड्रोजन का। इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया, शेयर कर लिया, ऐसे इसने शेयर कर लिया। तो ये फॉर्मेशन आ गई हमारे पास किसकी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की। फिर हम फॉर्मेशन करने जा रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। तो ये सारी फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सेकंड हमारे पास है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का बच्चों वो 8। सबसे पहले आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ऑक्सीजन। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने रहेंगे बच्चों, फिर 6। तो के शेल, दिस इज ए एल शेल। कि इट हैज़ ए 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर। दस रिक्वायर ऑफ ए 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट फॉर अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट, अपने 8 पूरे करने के लिए, ताकि ये क्या बन सके, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके। कि दिस इज अचीव बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विद दी अनदर ऑक्सीजन एटम। तो ये क्या करेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसी दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ। तो इस केस में इसकी फॉर्मेशन देखना अब आपने। हमारे पास ये फर्स्ट ऑक्सीजन एटम है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6। तो मैंने क्या लगा दिए, 6 क्रॉस लगा दिए। ऐसे ये सेकंड ऑक्सीजन है, ये भी एटम है, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 क्रॉस लगा दिए। जब इन दोनों की शेयरिंग होगी तो ये क्या करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इधर से ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इसके अपने कितने थे बच्चों, 6 थे, ये 6 हैं, और प्लस ये 2 कहाँ से लिए, इस वाले से। ऐसे इसने 2 इधर से ग्रैब किए। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, किसके बीच में, ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। अब इस केस में आप देख सकते हैं, हैंस डबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द 2 ऑक्सीजन एटम। तो 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या बना, डबल बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ। नेक्स्ट हमारे पास ऐसी ही फॉर्मेशन है किसकी, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, N2। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 7। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप राइट डाउन करोगे बच्चों, वो क्या बनेगी, 2 और 5। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने आते हैं हमारे पास, 8 आते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास 7 है। तो फर्स्ट में तो 2 रह गए बच्चे, बाकी कितने बचे, 5। तो 5 यहाँ पर चले गए। दिस इज ए के शेल, सेकंड इज ए एल शेल। अब नाइट्रोजन नीड्स से 3 मोर इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन, टू अटेन द स्टेबल या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दस इन ऑर्डर टू अटेन ऑफ ए ऑक्टेट ईच एवरी नाइट्रोजन एटम मॉलिक्यूल कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ ए 3 इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज द 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोला गया इसमें बच्चों, कि जो नाइट्रोजन एटम है उसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए किसी दूसरे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इस केस में। अब इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए हमने क्या लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन लिया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, 5। 1 2 3 4 5, तो 5 क्रॉस लगा दिए मैंने। ऐसे ही दूसरा नाइट्रोजन एटम लिया, इसके अंदर भी 5। अब इसको अपना ऑक्टेट 8 पूरे करने के लिए बच्चों ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, शेयर करेगा। ऐसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर करेगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं आपस में। तो ये किसकी फॉर्मेशन आ गई, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम करके क्या बना रहा है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन विद नाइट्रोजन क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब इसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब जो बच्चे ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ, किसके बीच में हुआ, 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में। याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का बच्चों, वो है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब ये जो बॉन्ड कर रहे हैं ना हम सारे, ये कौन से बॉन्ड कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको सिखा रहे हैं कि इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मीथेन मॉलिक्यूल 1 कार्बन एटम शेयर विद, किसके साथ शेयर कर रहा है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन विद ए 4 हाइड्रोजन एटम के साथ। तो देखो एक सिंगल कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, किसके साथ, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ, क्योंकि एक हाइड्रोजन के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इट शोज दैट ए कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट। तो इसलिए क्या बोला गया है, जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट है, उसकी वैलेंसी 4 होती है। बिकॉज इट पोसेस ऑफ ए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके आउटर मोस्ट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है, ओनली मोनोवेलेंट, उसके आउटर मोस्ट में ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब इस केस में देखिए बच्चों कि कार्बन जो हमारे पास है, इसके आउटर मोस्ट में कितना पड़ा, अब आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़े, तो आपने क्या लगा दिए, 4 क्रॉस। ऐसे ही हमारे पास H कितने थे, 4 थे, एक H साइड में लिखा आपने। अब इसके हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको मोनोवेलेंट बोलते हैं, तो ये एक डॉट आपने लगा दी। अब ये क्या करेगा बच्चों, सबसे पहले ये कार्बन है, 4 इसके अपने हैं, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन सबसे क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, किससे, इन हाइड्रोजन से। तो इसके अपने ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऐसे ही ये हाइड्रोजन एक
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा कार्बन से, एक क्रॉस लेगा और एक अपनी डॉट, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने वही किया, ये कार्बन लिखा, इसके अपने 4 क्रॉस थे और एक एक इलेक्ट्रॉन इसने इन हाइड्रोजन से ले लिया, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया। ऐसे ही इन हाइड्रोजन ने एक एक क्रॉस को लिया, तो इनका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन बनी बच्चों, क्रॉस और डॉट से एक सिंगल बॉन्ड बना, तो ये हमारे पास मीथेन की स्ट्रक्चर बन के आ गई। अब इस केस में कि नोट आपने याद रखना है कि मीथेन इज ए कार्बन कंपाउंड विच इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, मार्स गैस। ये एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इट इज़ यूज एज ए फ्यूल, ये कहाँ यूज़ किया जाता है इसको, फ्यूल के रूप में। इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ ए सीएनजी, और सीएनजी के अंदर भी इसका यूज़ करते हैं, जिसको कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, और बायोगैस की फॉर्म में। फिर हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मेशन आ जाती है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NH3। अब इस केस में एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी लिखी है आपने, नाइट्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 5। ऐसी आपने हाइड्रोजन की लिखी बच्चों, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, 1। अब इस केस में आपने देखना है, अब सबसे पहले देखिए इस केस में हमने क्या लिखा बच्चों कि टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए नियरेस्ट नोबल गैस। अब नियरेस्ट नोबल गैस बनाने के लिए नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि अपने 5 हैं, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी साइड वाले से। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो हमने सबसे पहले लिखा यहाँ पर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पर 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 3 क्रॉस लगा दिए और तीनों के साथ एक एक हाइड्रोजन को जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पर ये डुप्लेट होगा। और यहाँ से नाइट्रोजन, अब 2 इसके ये हैं बेसिकली बच्चों, इसको लोन पेयर कहते हैं वैसे तो, पर ये आपने बेसिकली कहाँ सीखना है, क्लास 11th में सीखना है। तो यहाँ से ये क्या करेगा बच्चों, अपने 5 होने के साथ साथ और एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन कर लेगा, इन हाइड्रोजन से, तो इसके अपने पूरे 8 कंप्लीट हो गए, ऑक्टेट हो गया। ऐसे ही ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा, नाइट्रोजन के केस में से, तो इसका डुप्लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन क्या बन के आएगी, नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो ये फॉर्मेशन किसकी बन गई, अमोनिया मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं इसके अंदर बच्चों, इसके यूजेस भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। अमोनिया गैस कैन बी यूज फॉर ए रेफ्रिजरेंट, कहाँ यूज़ किया जाता है इसको, रेफ्रिजरेंट के रूप में इसका यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2O। अब इस केस में 2 किससे बना है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ऑक्सीजन क्या बनेगी, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने होंगे बच्चों, 6। K शेल, दिस इज ए L शेल। ऐसी एटॉमिक नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इज ए 1, तो ये ओनली 1 क्या रहा हमारे पास, K शेल। अब इसको अटेन करने के लिए वही सेम पर्पज़ है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 कहाँ से लेगा, ये फर्स्ट हाइड्रोजन से लेगा, एंड दिस इज ए सेकंड हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन है इसके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर लेगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। हाइड्रोजन नीड 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन नीड ए 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इन केस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। बट वाटर मॉलिक्यूल के केस में हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर, वो शेयर करेंगे किसके साथ, इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ विद ऑक्सीजन एटम, क्योंकि सिंगल ऑक्सीजन एटम है दैट ऑफ ए हाइड्रोजन रिक्वायर। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट बनाना है, ऑक्सीजन को अपना ए ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब इस केस में देखो आप, सबसे पहले हमने लिखा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जो आपने अभी पढ़ा था 6, तो यहाँ पर आपने 6 क्रॉस लगा दिए, डॉट भी लगा सकते हैं आप। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में ओनली 1 डॉट इधर है और 1 डॉट इधर है। अब यहाँ से ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा दोनों हाइड्रोजन से, तो इसके अपने कंप्लीट हो गए 8। ऐसे ही यहाँ से हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कंप्लीट कर लेगा किसको, अपने डुप्लेट को। तो ये हमारे पास बन गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन आ गई इन केस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ये सारे बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है बच्चों। एटॉमिक नंबर ऑफ ए कार्बन इज ए 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2, सेकंड ऑर्बिट के अंदर 4। तो एटॉमिक नंबर ऑफ ए ऑक्सीजन इज 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बनी, 2 और 6। तो K शेल, दिस इज ए L शेल। अब इस केस में यदि बात करते हैं बच्चों, ध्यान रखना, अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है और कार्बन को अपने 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस केस में हमने क्या लिखा, टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
कार्बन नीड ऑफ ए 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वाइल ऑक्सीजन नीड ऑफ ए 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो इन कार्बन डाइऑक्साइड ईच ऑफ ए ऑक्सीजन एटम शेयर ऑफ ए 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑक्सीजन एटम कितना शेयर करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी। फॉर्म ऑफ ए कार्बन, किससे बच्चों, कार्बन से। दस ए कार्बन एंड ऑक्सीजन अटेन ऑफ ए ऑक्टेट, तो उस केस में क्या बनेगा, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितनी डॉट है बच्चों, 6। ऐसे ही कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 4 क्रॉस लगा दिए। अब इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हमारे पास, 6। तो यहाँ से कार्बन क्या करेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर करेगा और 2 इधर से, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हम यदि बात करें, यहाँ से ऑक्सीजन गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से ऑक्सीजन अटेन करेगा, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो फॉर्मेशन क्या आ गई हमारे पास, ये ऑक्टेट वाली। तो इसका ऑक्टेट हुआ कब, जब इसने शेयर किए कहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन किसके, कार्बन के। एज इट इज सेम इसने किया, तो ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन आ गई, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये फॉर्मेशन हमारे पास बनके तैयार हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ ए क्लोरीन मॉलिक्यूल, जिसको हम Cl2 लिखते हैं। अब जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 आते हैं, सेकंड के अंदर 8, थर्ड में भी आपने 8 डालने हैं, पर यहाँ पर तो ओनली 17 है, तो कितने बचे यहाँ पर, 7। तो दिस इज़ ए K शेल, L शेल और दिस इज़ ए M शेल। अब इसकी फॉर्मेशन, इट हैज़ ए 7 इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट सेल। तो देखिए क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर अभी आपने पढ़ा 7 इलेक्ट्रॉन थे, एंड दस इट रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल इट्स आउटर मोस्ट सेल। तो इसको क्या चाहिए, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7 सेम इसके अंदर है बच्चों। तो यहाँ से क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर करेगा, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो क्लोरीन विद क्लोरीन के बीच में क्या बना, सिंगल बॉन्ड बना। ये हमारे पास क्लोरीन एटम था, ये हमारे पास क्या बन गया, क्लोरीन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ ए सल्फर मॉलिक्यूल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम S8 लिखते हैं बच्चों। अब इसकी फॉर्मेशन देखना ध्यान से आपने, एटॉमिक नंबर ऑफ ए सल्फर कितना होता है, 16। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, नेक्स्ट में 6। टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट द नोबल गैस, द सल्फर नीडेड, सल्फर को क्या चाहिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब इस केस में आपने सल्फर कितने टाइम लिखा बच्चों, 8 टाइम, ऐसे करके लिख लिया। और उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 6 डॉट लगा दी, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 सबके अंदर ऐसे लगाते चले गए। तो यहाँ से क्या करेगा बच्चों, देखना इस केस के अंदर, तो ये जो सल्फर अकेला है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो ये इसके 8 पूरे हो गए। ऐसे यही इससे शेयर कर लेगा, तो ये मैंने क्या किया, ये सल्फर था, इसके आउटर मोस्ट में अपने कितने थे, 6 थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर लिए, इसके अपने 8 पूरे हो गए। ऐसे ये सल्फर इसके अपने 6 थे और 2 इसने दूसरे से शेयर कर लिए। ऐसे ही सल्फर अपने 6 थे, 2 यहाँ से दूसरे के शेयर किए, तो ये पूरी एक चेन बन गई। तो इसके अंदर ये क्या बन गया, 8 कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड, आपस में 8 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड हो गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों। उसके बाद यदि बात करते हैं, सल्फर की एक क्राउन शेप स्ट्रक्चर भी होती है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपने W बना लिया, ऐसे S S S और S, इधर S, फिर उसके बाद इधर S और इसके सामने S और ये S। तो ये कौन सी बन गई हमारे पास, क्राउन शेप स्ट्रक्चर बन गई S8 मॉलिक्यूल की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाती है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए कोवलेंट कंपाउंड, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ ए आयनिक कंपाउंड, उनके बिल्कुल अपोजिट है ये। तो पहला पॉइंट हमारे पास फिजिकल स्टेट, कि दीज जर्नली लिक्विड और गैसेज, जो भी कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो लिक्विड और गैसेज होते हैं। सम कोवलेंट कंपाउंड में भी एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, कुछ कोवलेंट कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, सोलेबिलिटी, दे आर जर्नली इनसोलेबल इन वाटर, ये पानी के अंदर इनसोलेबल होते हैं। एंड अदर पोलर सॉल्वेंट लाइक इज ए सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट ये किसके अंदर सोलेबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, सच एज ए बेंजीन, टोलिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास इसका पॉइंट है बच्चों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि दे आर जनरली हैव ए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो आयनिक कंपाउंड है इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी लो होता है।
नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास एलोट्रोप ऑफ ए कार्बन, कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए कार्बन, उसको हम बोला जाता है बच्चों एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोपी की डेफिनेशन देखिए सबसे पहले, द एलोट्रोप आर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए एलिमेंट हैविंग ए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो क्या पता लगा आपको, एलोट्रोप वो डिफरेंट फॉर्म होती है किसी भी एलिमेंट की जिसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। द एलिमेंट ऑफ ए कार्बन अकर इन ए वेरियस फॉर्म इन नेचर। तो कार्बन बेसिकली नेचर के अंदर डिफरेंट फॉर्म के अंदर पाया जाता है और उसके डिफरेंट ही फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, बट नियरली सेम केमिकल प्रॉपर्टी, और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल क्लोज होती हैं आपस में। तो इसकी 3 एलोट्रोप्स है कार्बन के बच्चों। फर्स्ट है हमारे पास डायमंड, सेकंड हम बात करेंगे किसकी, ग्रेफाइट की, एंड थर्ड इज ए फ्लोरेंस जिसको कार्बन 60 कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायमंड के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि इट इज़ ए जायंट मॉलिक्यूल ऑफ ए कार्बन एटम with each carbon atom is bonded with 4 other carbon atom, कि ये कार्बन एटम किसके साथ बॉन्ड बनाता है बच्चों, अनदर 4 कार्बन एटम के साथ, फॉर्मिंग ए रिजिड मीन्स हार्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हार्डनेस। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हार्डनेस के लिए। तो क्या पढ़ा आपने, ये एक जायंट मॉलिक्यूल है कार्बन एटम का, जिसके अंदर ईच कार्बन एटम बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, अनदर 4 कार्बन एटम के साथ। जो एक रिजिड स्ट्रक्चर बनती है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसी को ही इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हार्डनेस बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ ए डायमंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसके साथ में स्ट्रक्चर भी बात करेंगे। तो पहला पॉइंट इसका कि इट इज़ ए हार्डनेस नेचुरल सब्सटेंस, ये हार्डनेस ही है, ये नेचर सी के द्वारा ही बना हुआ क्या है, हार्ड है। क्यों है हार्ड, वो आपने ऊपर पढ़ लिया बच्चों, ईच कार्बन एटम बाउंडेड विद अनदर 4 कार्बन एटम। सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बिकॉज अब्सेंस ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट, इट इज़ ए कलरलेस और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ये कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, देखना स्ट्रक्चर अब क्या होती है बच्चों, इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये कार्बन एटम किसके साथ बाउंडेड है, यहाँ पर इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ और अनदर कार्बन के साथ। ऐसे ये कार्बन किसके साथ बाउंडेड है, एक ईच कार्बन एटम बाउंडेड विद अनदर 4 कार्बन एटम के साथ, ईच कार्बन एटम बाउंडेड विद अनदर 4 कार्बन एटम के साथ। तो ये क्या है इसकी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए डायमंड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बच्चों ग्रेफाइट, कि ग्रेफाइट इज ए क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ ए लेयर ऑफ कार्बन atom in which each carbon atom is bounded with another 3 carbon atom in the same plane, giving the hexagonal array. ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस इन द लेयर वन अबव द अदर। देखिए इस केस में क्या बोला गया कि जो ग्रेफाइट होता है उसके अंदर का एक कार्बन एटम किसके साथ बाउंडेड करता है बच्चों, अनदर 3 कार्बन एटम के साथ। तो इसके अंदर एक वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन कार्बन बच जाता है। उसके साथ जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर बनती है बच्चों वो हेक्सागोनल बनती है, और उसके ऊपर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। अब इस केस में इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए ग्रेफाइट का। तो यहाँ पर ये हेक्सागोनल टाइप की स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन ऐसे करके, तो इसकी वन अबो एक के ऊपर नीचे ऐसे ही इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है। अब इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास कि ग्रेफाइट इज़ ए स्मूथ एंड स्लिपरी टू टच, ये स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए वन फ्री कार्बन एटम। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ए ग्रेस ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, और ये ग्रेस ब्लैक होता है, ओपेक सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बच्चों थर्ड पॉइंट, जो एलोट्रोप है कार्बन का, जिसको बोलते हैं फ्लोरेंस, कार्बन 60 बोला जाता है। इट इज़ द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ए कार्बन, ये जो अभी डिस्कवर्ड हुआ, जो रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ वो है जिसको हम कार्बन 60 फ्लोरेंस कहते हैं। द फर्स्ट नॉन एज ए फ्लोरेंस वाज कार्बन 60, इट वाज द नेम ऑफ ए बकमिनिस्टर फ्लोरेंस ड्यू टू देयर रिजेंबल इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए जियोडेसिक डोम्स। इट इज़ द स्ट्रक्चर लुक लाइक इज ए फुटबॉल। तो देखो बच्चों इसमें क्या क्या पढ़ा आपने कि जो कार्बन 60 है ये कार्बन की एलोट्रोप है, ये किसके नाम पे रखी गई, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस के नाम पे ही रखी गई, और जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है वो बेसिकली फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है, डोम लाइक स्ट्रक्चर बनती है, याद रखना आपने। फिर हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो जाता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ ए कार्बन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कार्बन कैन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ ए कार्बन कंपाउंड, ये लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड फॉर्म होते हैं। लेट अस डिस्कस इन दी फैक्टर दैट इनेबल कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो कार्बन जो है बेसिकली वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। फर्स्ट इज ए कैटिनेशन, सेकंड हम बात करेंगे टेट्रावेलेंसी की, थर्ड बात करेंगे बच्चे मल्टीपल बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन भी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं कराने जा रहा हूँ।
तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन क्या होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए सेल्फ लिंकेज ऑफ एलिमेंट मेनली कार्बन एटम्स थ्रू ए कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म ए लॉन्ग और स्ट्रेट और ब्रांच चेन और ए रिंग ऑफ ए डिफरेंट साइज ऑफ ए कार्बन इज कॉल्ड इज ए कैटिनेशन। तो क्या बोला गया बच्चों कैटिनेशन के अंदर कि ये वो प्रॉपर्टी है जो अपने आप सेल्फ लिंकेज करती है एलिमेंट मेनली कार्बन एटम के अंदर थ्रू ए कोवलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर लंबी लॉन्ग चेन बनती है, स्ट्रेट चेन बनती है, कोई ब्रांच चेन बनती है या रिंग बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। कि कार्बन शोज ए मैक्सिमम कैटिनेशन, कार्बन जो शो करता है वो मैक्सिमम कैटिनेशन शो करता है। क्यों करता है? इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू ए स्मॉल साइज एज कंपेयर टू दी अनदर एटम। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनेंगे फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे, इसलिए ये क्या है स्टेबल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये बन जाता है यहाँ पर कि वाई कार्बन शोज ए कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो आप क्या लिखोगे इसका रीजन कि ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ ए कार्बन एटम एंड फॉर्म ऑफ ए कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इट इज़ ए स्टेबल एटम। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है इसके अंदर बच्चों टेट्रा वैलेंसी ऑफ ए कार्बन कि कार्बन हैज़ द वैलेंसी ऑफ ए 4। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4। इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग और ए पेयरिंग विद ए 4 अदर कार्बन एटम। तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है बच्चों? 4 बॉन्ड बना सकता है किसी अदर कार्बन एटम के साथ विद द एटम ऑफ ए सम अदर मोनोवेलेंट एटम, या फिर ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, हेलोजन के साथ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है टेंडेंसी टू फॉर्म ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड। तो ये मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है। मल्टीपल मतलब सिंगल, उसके बाद डबल, ट्रिपल बॉन्ड, इस टाइप की बॉन्ड बना सकता है। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज ऑफ ए कार्बन हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म इज ए मल्टीपल बॉन्ड। तो साइज छोटा होने की वजह से स्ट्रॉन्ग क्या बनेंगे इसके अंदर? मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बाय शेयरिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इट्स ओन एटम और विद द अदर एटम ऑफ एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। तो क्या बोला बच्चों? टेंडेंसी टू फॉर्म ए मल्टीपल बॉन्ड। तो जो कार्बन है उसका साइज छोटा होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग क्या बनते हैं? मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं, जैसे हमारे पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। उसके साथ साथ एज द रिजल्ट इट कैन फॉर्म ए वैरायटी ऑफ कंपाउंड दैट इज एक्सेप्शनली स्टेबल। तो इसलिए ये एक्सेप्शनली क्या है बच्चों? स्टेबल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि द कंपाउंड ऑफ ए कार्बन एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोल्ट्स आर नोन एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि वो कंपाउंड किसके? कार्बन के। जीव किसको छोड़कर? ऑक्साइड को छोड़कर बच्चों, कार्बोनेट को छोड़कर, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोल्ट को छोड़कर, उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कि दीज कंपाउंड वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंस। ये कहाँ से निकलते हैं? नेचर से निकलते हैं। एंड इट वाज थॉट दैट दीज कार्बन कंपाउंड कुड ओनली बी फॉर्म विद इन दी लिविंग सिस्टम। तो देखिए बच्चों ये क्या बोला गया यहाँ पर, एक पॉइंट आपको समझा देता हूँ कि दीज कंपाउंड वर इनिशियली, ये पॉइंट ये जो निकले ना इस प्रकार के कंपाउंड, ये कहाँ से निकले? नेचुरली निकले, ठीक है ना, नेचुरल सब्सटेंस से निकले। एंड वाज थॉट ऑफ दीज कार्बन कंपाउंड कुड ओनली बी फॉर्म विद इन ए लिविंग सिस्टम। और ये लिविंग सिस्टम के द्वारा ही तैयार हुए हैं। इट वाज द पोस्टुलेटेड दैट ऑफ ए वाइटल फोर्स। ये जो पोस्टुलेटेड दिए गए थे वो किसके अकॉर्डिंग दिए गए थे? वाइटल फोर्स के द्वारा। वाज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसाइज। अब इन 1828 जर्मन केमिस्ट, उसका नाम क्या था हमारे पास? फ्रेंडिच वॉलर, एक्सीडेंटली प्रिपेयर्ड ऑफ ए यूरिया। जो पहला नेचुरल सब्सटेंस बनाने जा रहा था वो बेसिकली, ध्यान से देखना बच्चों, कौन सा था वो साइंटिस्ट? जर्मन केमिस्ट फ्रेंडिच वॉलर एक्सीडेंटली प्रिपेयर्ड यूरिया फ्रॉम द अमोनियम साइनेट when he was trying to prepare the ammonium cyanide by heating of a ammonium sulfate and potassium cyanide. These synthesized urea is discarded by the vital force theory. तो सबसे पहले आपने क्या सीखा बच्चों? यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड सीखा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? कि वो कार्बन के कंपाउंड जो एक्सेप्ट किसको छोड़कर? ऑक्साइड, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट को छोड़कर, उन सबको आप क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक काफ़ी थ्योरी थी जिसको क्या बोला गया? वाइटल फोर्स थ्योरी बोला गया। जो सबसे पहले ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना वो एक्सीडेंटली कौन सा बन गया था बच्चों? यूरिया बन गया था। ये किसके द्वारा फॉर्म हुआ? अमोनियम साइनेट के द्वारा। ही वाज ट्राइंग टू प्रिपेयर, वो बना क्या रहा था? अमोनियम साइनेट बाय हीटिंग द अमोनियम सल्फेट एंड पोटासियम साइनेट। दी सिंथेसाइज बाय यूरिया डिस्कार्डेड। तो उस केस में यूरिया बन गया किसके द्वारा? वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो जाता है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। दिस इज ए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं?
तो डेफिनेशन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज ए हाइड्रोकार्बन। कि हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है बच्चों? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास CH4 को मीथेन कहते हैं, C2H6 को इथेन कहते हैं, C2H4 को इथेन कहते हैं और C2H2 को क्या कहते हैं बच्चों? इथाइन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्लासीफाई किए गए हैं टू टाइप से। फर्स्ट इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड हमारे पास कौन सा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हमने एक यहाँ पर आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया। इसके अंदर देखिए जो हाइड्रोकार्बन का फ्लो चार्ट है बच्चों, हाइड्रोकार्बन के अंदर यदि बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, जिसमें क्या बनते हैं? सिंगल बॉन्ड बनते हैं। तो इसमें जो हमारे पास आएंगे वो एल्केन सीरीज आएगी, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। यदि हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, इसके अंदर हमारे पास दो टाइप से बनते हैं एल्कीन, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। एल्काइन बनेगा CnH2n-2 और इसके अंदर ही एरोमेटिक कंपाउंड भी बनते हैं। अब मैं आपको क्लियर सी बात बता देता हूँ बच्चों, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें सिंगल बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं, एल्कीन के केस में ट्रिपल बॉन्ड किसके अंदर होते हैं? एल्काइन के अंदर, और एरोमेटिक के अंदर क्या बनते हैं? रिंग्स बनते हैं। अब वो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। Definition of a saturated hydrocarbon कि the hydrocarbon in which all the carbon atom are linked by only a single covalent bond is called as a saturated hydrocarbon। तो क्या बोला गया है बच्चों इसके अंदर कि हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन एटम आपस में क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारे पास एल्केन आता है सिर्फ, और उसका जो सेकंड नेम है दिस इज ए पैराफिन्स बोला जाता है। अब इसका जो जर्नल फार्मूला होता है एल्केन का वो क्या होता है बच्चों? CnH2n+2। अब n हमारे पास यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ ए कार्बन एटम इन ए वन मॉलिक्यूल ऑफ ए हाइड्रोकार्बन। कि n किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? नंबर ऑफ ए कार्बन एटम इन ए वन मॉलिक्यूल ऑफ ए हाइड्रोकार्बन। अब इस केस में देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे आपने समझना है, यदि हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पर C1H2 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि यहाँ पर n था +2, तो क्या बन गया? CH4 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 हो गया और +2 तो CH4 बन गया बच्चों। अब यदि कार्बन 1 होता है तो और एल्केन सीरीज अब पीछे क्या लगाते हैं? सफिक्स में n लगता है, तो इसको हमने मीथेन कह दिया। सिमिलरली n की वैल्यू यदि 2 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो क्या बनेगा? C2 और H 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 +2 तो 6, तो दिस इज ए इथेन। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं कि द हाइड्रोकार्बन इन विच एट लीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट अलोंग ए सिंगल बॉन्ड। कि सिंगल बॉन्ड की जो स्टेट चेन होती है उसमें एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर नोट के रूप में देखिए कि दीज कंपाउंड जर्नली बर्न विद ए सोटी और स्मोकी फ्लेम ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबस्शन। याद रखना बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं ये स्मोकी और सोटी फ्लेम के द्वारा ही जलते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये कम्प्लीटली कंबस्ट नहीं हो पाते। अब इस केस में जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उनको फर्दर ही डिवाइड किया गया 2 क्लास के अंदर। फर्स्ट हमारे पास कौन सी है? एल्कीन, जिसको बोला जाता है ओल्फिन्स, इसका दूसरा नाम है। अब इसकी जो डेफिनेशन होगी हमारे पास कि दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कि विच हैव एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड, जिसमें एक डबल बॉन्ड अलोंग विद ए सिंगल बॉन्ड होगा, उसको आप क्या बोलोगे? एल्कीन कहोगे। अब इसका जो जर्नल फॉर्मूला हमारे पास है एल्कीन का बच्चों वो क्या है? CnH2n। तो यहाँ पर यदि n की वैल्यू क्या पुट करते हैं बच्चों? 2 पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, C2H 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो ये क्या बन गया? C2H2। अब इसके C2H4 तो इसको हम बोलेंगे इथीन। अब ईन क्यों लगाया बच्चों? दिस इज सफिक्स में आता है, क्योंकि इसके सफिक्स में क्या लगा पड़ा? नीचे पीछे ईन लगा पड़ा, तो ये हमारे पास बन गया ईन। ऐसे यदि n की वैल्यू 3 पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर तो C3H3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 बन गया, तो ये बनेगा हमारे पास प्रोपेन। यदि कार्बन 3 होते हैं उसको हम लिखते हैं प्रोप, और ये पीछे कौन सा ग्रुप है हमारे पास? ईन वाला, तो पीछे क्या लगा दिया? ईन। ऐसे ही हमारे पास कौन सा है बच्चों? सेकंड वाला एल्काइन। एल्काइन हमारे पास जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आते हैं कि दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैव वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड अलोंग विद दी सिंगल बॉन्ड, जिसके अंदर बच्चों सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग कोई एक या एक से ज़्यादा क्या आ जाता है? ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइन। अब इसका जो जर्नल फार्मूला हमारे पास है वो क्या रहेगा? CnH2n-2। अब ये भी कई बार MCQ क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है जर्नल फार्मूला पे एल्काइन, एल्कीन और एल्कीन। उसके बाद यदि n की वैल्यू 2 पुट करते हैं बच्चों इस फॉर्मूले में C2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो ये क्या बन गया? C2H2, दिस इज ए इथाइन। ऐसी n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो C3H, ये क्या होगा? 6 - 2 तो 4, तो ये बन गया हमारे पास प्रोपाइन।
अब उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ की जाती है। तो नंबर 1 स्टेप देखिए सबसे पहले कि फर्स्ट कनेक्ट ऑल द कार्बन एटम टुगेदर विद ए सिंगल बॉन्ड, कि सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो कार्बन एटम है उनको सिंगल बॉन्ड में आपने जोड़ना है। सेकेंड स्टेप हमारे पास, आफ्टर दैट यूज ऑफ ए हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ ए कार्बन, तो सबसे पहले आपने कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड में लगाया, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में आपने क्या लगा दिया, जितने हाइड्रोजन आपके पास थे हाइड्रोजन को बॉन्ड बना दिया। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है फिर, इफ़ द नंबर ऑफ ए अवेलेबल हाइड्रोजन एटम इज़ लेस, यदि हाइड्रोजन आपके पास कम रह जाते हैं चेन के अंदर, कि देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसी, तो उसको रिमेनिंग वैलेंसी को यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पुट अप कर देना है। तो ये हमारे पास कंपाउंड लिखने का फॉर्मूला रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ इथेन की। तो इथेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, C2H6 होता है। अब इस केस में देखिए, इन इथेन 2 कार्बन एटम आर प्रेजेंट, तो इथेन के अंदर 2 कार्बन एटम हैं। टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल कार्बन कंपाउंड, तो सबसे पहले हमने सिंपल कार्बन कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनानी है। द फर्स्ट स्टेप इज लिंकेज, तो आपने लिंक करना है किसको भाई, कार्बन कार्बन बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में। तो ये हमारे पास कार्बन 2 थे तो सिंगल सिंगल बॉन्ड में जोड़ दिया। उसके बाद फिर यदि हम बात करते हैं बच्चों इसके अंदर कि ओनली 1 वैलेंसी ऑफ ए कार्बन इज सेटिस्फाइड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, एक इधर एक इधर एक इधर, तो यहाँ पर एक ही वैलेंसी क्या हुई अभी तक, सेटिस्फाइड हुई। अनदर 3 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, अभी ये 3 वैलेंसी अभी भी अनसेटिस्फाइड हैं। तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए आपने अब क्या करना है, जितने भी आपके पास हाइड्रोजन है उनको अटैच करोगे। तो यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दिया बच्चों, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन। सेम केस में आपने यहाँ भी क्या किया, इस केस में इधर भी हाइड्रोजन लगाया, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, तो दोनों साइड में हाइड्रोजन लगा दिया। क्योंकि जो फॉर्मूला था हमारे पास इथेन का वो क्या था भाई, C2H6 था। तो कितने हाइड्रोजन थे हमारे पास, 3 इधर लगाए 3 इधर लगाए, तो 6 हाइड्रोजन हो गई सिंगल बॉन्ड। तो चारों वैलेंसी क्या होगी कार्बन की, सेटिस्फाइड होगी। तो स्टेप 2 के अंदर बोला गया कि नाउ द टेट्रा वैलेंसी ऑफ ए कार्बन इथेन इज ए सेटिस्फाइड, तो ये जो वैलेंसी थी कार्बन की वो चारों क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन देखिए, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। कार्बन के आउटर मोस्ट में कार्बन कितने थे बच्चों हमारे पास 2, एक कार्बन आपने इधर लिखा एक कार्बन इधर लिखा। उसके बाद हाइड्रोजन कितने थे 6, एक हाइड्रोजन इधर लगाया एक इधर लगाया, सेम 3 हाइड्रोजन इधर लगा दिए। अब इस केस में कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास 4 थे, एक ये क्रॉस एक ये क्रॉस एक ये क्रॉस और एक ये क्रॉस, ऐसे इस कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 थे। तो बच्चों इसने क्या किया, कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से शेयर किए और एक कहाँ से किया, इस वाले कार्बन से। सेम इस कार्बन ने अपने कितने थे इसके पास 4 थे, 4 क्रॉस लगाए, एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया हाइड्रोजन से, तो 7 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से शेयर किया इस कार्बन से। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन किसकी बन गई, CH3 की, और हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए। तो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गया इस केस के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है बच्चों वो है प्रोपेन की। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, C3H8। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर आपने क्या किया, द 3 कार्बन एटम आर लिंक टुगेदर विद ए सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले कार्बन 3 थी तो सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब आपने कार्बन की चारों वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है। तो टू सेटिस्फाइड द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ ए कार्बन एटम ऑफ ए हाइड्रोजन आर लिंक टू दैम, तो इसके साथ आप क्या करोगे, हाइड्रोजन लगा दोगे। अब हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 8 टाइम। अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, बट इस कार्बन की ओनली 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई, इस कार्बन की भी ओनली 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई। तो हमने हाइड्रोजन लगाना तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगाइए, तो चौथी हो गई बच्चों। इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगाओगे, इसके साथ भी 3 लगा दोगे। तो यहाँ पर ये बोल दिया कि 2 कार्बन एटम आर बॉन्डेड विद ए 3 हाइड्रोजन एटम, कि 2 कार्बन, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, जिसके साथ क्या थे 3 हाइड्रोजन एटम आपने बॉन्ड में लगाए, और एक कार्बन जिसके साथ बॉन्ड कितना बनाया आपने 2 हाइड्रोजन का बनाया। तो उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ जाती है बच्चों। सेम इधर कार्बन लिखा इधर कार्बन लिखा इधर कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है उतनी डॉट लगा दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है ना। ऐसे ही हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, ठीक है ना। अब इस कार्बन को अपना 8 पूरा करना है, तो ये 4 अपने हैं बच्चों इसके पास, और 3 किससे लेगा हाइड्रोजन से, और चौथा कहाँ से लेगा इस कार्बन से, इस वाला क्रॉस। सेम चीज़ ये भी इसके साथ शेयरिंग करेगा। तो ये हमारे पास बन गई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए C3H8 की, जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड बीच में आ गया, ये दिस इज ए CH2, उसके बाद ये CH3।
नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ ए इथीन। इथीन में हमारे पास क्या आते हैं बच्चों, डबल बॉन्ड आते हैं जो एल्कीन सीरीज से बिलोंग करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, C2H4। स्टेप नंबर 1, लिंक द 2 कार्बन एटम बाय ए सिंगल बॉन्ड। कि जी सबसे पहले आपने क्या लिया, 2 कार्बन लिखे, क्योंकि 2 कार्बन थे, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 4 हैं। तो बच्चों 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, आप 2 हाइड्रोजन इसको दे दो। तो कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई, 1 2 3। और यहाँ पर फिर क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड बीच में लगा दोगे उसको सेटिस्फाइड करने के लिए। तो ये हमारे पास बन जाएगी स्ट्रक्चर ऑफ ए किसकी, इथीन की। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन देखिए बच्चों, अब यहाँ पर C2H4। तो हमारे पास जो अभी मैंने आपको बताया था CH2 डबल बॉन्ड क्या बनता है, CH2 बनता है। इस केस में कार्बन के साथ हमारे पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इधर भी हाइड्रोजन 2। तो यदि हम बात करते हैं, इधर एक बॉन्ड सेटिस्फाइड होता है, इधर एक बॉन्ड सेटिस्फाइड होता है और इधर एक बॉन्ड सेटिस्फाइड। तो ये क्या करेगा, बीच में डबल बॉन्ड लगाने के लिए हमने एक और डबल बॉन्ड लगा दिया जाएगा ताकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, C2H2 रहेगा। बच्चों इसको ध्यान से देखना भाई आपने। स्टेप नंबर 1 कि लिंक ऑफ ए 2 कार्बन एटम बाय ए सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले आपने कार्बन को सिंगल बॉन्ड में जोड़ना है। लिंक द 2 हाइड्रोजन एटम विद ए अनसेटिस्फाइड वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन 2 हैं तो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इधर आया, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इधर आया सेकेंड स्टेप के अंदर। कि बट इन केस इवन आफ्टर द लिंकेज द अवेलेबल हाइड्रोजन एटम विद ए कार्बन एटम स्टिल एज 2 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन इज अनसेटिस्फाइड। अब देखो किस कार्बन की 2 ही वैलेंसीज क्या हुई, सेटिस्फाइड, और 2 वैलेंसी क्या अभी भी अनसेटिस्फाइड है। तो उस केस में आप क्या करोगे, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे बच्चे। क्या लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल पहले ही था, डबल बॉन्ड और लगा दीजिए। तो ये हमारे पास बन गया ट्रिपल बॉन्ड। तो ये स्टेप नंबर 3 हो गया। अब इस केस में कार्बन की ये 3 वैलेंसी और ये चौथी, तो चारों क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। अब इसकी हम क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए इथाइन करने जा रहे हैं, जिसका फॉर्मूला C2H2 रहे। तो देखिए इस केस के अंदर हमने सबसे पहले क्या लिखा, कार्बन इधर, इधर हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड बना बच्चों, ये भी सिंगल बॉन्ड बना। तो कार्बन के बीच में क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ये स्ट्रक्चर किसका था, हमारे पास इथाइन का। नेक्स्ट हमारे पास हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए साइक्लिक कंपाउंड। अब हमने साइक्लिक बनाने हैं, साइकिल। तो इनकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ की जाती है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले कि सम कार्बन कंपाउंड आल्सो एग्जिस्ट इन ए साइकिल, कि कुछ कार्बन कंपाउंड साइकिल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहले टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स, स्टेप नंबर 1 फर्स्ट कनेक्ट द अवेलेबल कार्बन एटम बाय द सिंगल बॉन्ड ऑफ ए साइक्लिक बॉन्ड। तो देखिए इस केस में बच्चों सबसे पहले आपको ये सिखाते हैं भाई, ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के अंदर साइकिल बनाना है, तो कार्बन को आपने दूसरे कार्बन के साथ एक साइकिल की फॉर्म में क्या कर देना है, जोड़ देना है। सेकेंड स्टेप जो हमारे पास था, ऊपर क्या बोला गया, ट्राई टू सेटिस्फाई दी टेट्रा वैलेंसी ईच ऑफ ए कार्बन एटम, कि कार्बन एटम की वैलेंसी होती है 4, तो उसको आपने सेटिस्फाइड करना है किसके साथ, हाइड्रोजन एटम जो भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या था, नाउ चेक द वैलेंसी ईच ऑफ ए कार्बन इफ़ इट इज़ ए फाउंड टू बी अनसेटिस्फाइड। यदि वो अनसेटिस्फाइड पाया गया तो उस केस में आप फिर क्या लगाओगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा उसको सेटिस्फाई कर दोगे। तो हमारे पास जो साइक्लोहेक्सेन जिसका फॉर्मूला क्या था, C6H12, लिंकेज बनाई आपने कार्बन एटम की, सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन एक इधर लिखा, एक, तो टोटल 6 हो गए, सिंगल बॉन्ड अटैच हो गया। अभी हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी सेटिस्फाइड होगी बच्चों, यहाँ पर 2, तो आपको 2 हाइड्रोजन अटैच कर देने हैं। तो स्टेप नंबर 2 में क्या किया, हर कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन को अटैच कर दिया, जिससे कार्बन की चारों वैलेंसी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। तो ये लिख दिया हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि एज दी अबोव 4 वैलेंसी ईच कार्बन इज ए सेटिस्फाइड, देयरफॉर नो नीड टू ड्रॉ द डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो इस केस में आपको कोई ना डबल बॉन्ड चाहिए ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजीन की स्ट्रक्चर ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर लिंकेज ऑफ ए कार्बन एटम बाय ए सिंगल बॉन्ड, तो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनाओगे, तो हमने सिंगल बॉन्ड अटैच कर दिया इसके अंदर सबसे पहले। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने क्या लिखा, यहाँ पर लिंकेज ऑफ ए हाइड्रोजन एटम विद अनसेटिस्फाइड वैलेंसी ऑफ ए कार्बन एटम, तो सबके साथ एक हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। अब इस केस में यदि बात करते हैं बच्चों, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, C6H6 था, तो यहाँ पर कार्बन की ओनली 3 वैलेंसी ही सेटिस्फाइड हुई। अब हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कहीं डबल बॉन्ड अटैच करना पड़ेगा कार्बन के बीच में। बट इन केस even after linkage the available of a hydrogen atom
with a carbon atom still one valency each of a carbon remains unsatisfied। हर कार्बन की वैलेंसी अभी भी क्या है, remains unsatisfied है। टू सेटिस्फाइड, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए क्या यूज़ करोगे आप, डबल बॉन्ड यूज बिटवीन द टू कार्बन एटम। दो कार्बन एटम के बीच में क्या लगा देना बच्चों आपने, अब डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर आपने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, एक सिंगल रहेगा बच्चों, एक डबल लगा दिया, फिर सिंगल रहेगा, फिर डबल। तो ये हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर बन गई, बेंजीन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछी गई है। नाउ कि ऑल ऑफ दी फोर वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम इज ए सेटिस्फाइड। तो इसकी जो चारों वैलेंसी थी कार्बन की वो क्या हो गई अब, सेटिस्फाइड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हो जाता है बच्चों आइसोमेरिज्म। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए कि सम ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव ए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। जिसका वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट क्या होती है, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इज नोन एज ए आइसोमर। और वो फिनोमिना कौन सा बनता है हमारे पास, आइसोमेरिज्म। अब इस केस में जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है बच्चों वो देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि दीज कंपाउंड हैव ए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, हैंस दे आर कॉल्ड इज ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और वो फिनोमिना क्या बनेगा आपके पास, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हमारे पास ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C4H10 होता है। तो इसके दो आइसोमर बन सकते हैं भाई, एक तो स्ट्रेट चेन बन गई और एक हमारे पास क्या बन गई, ब्रांच। तो सबसे पहले आपने एक कार्बन लगा दिया, कार्बन 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 ऐसे। हाइड्रोजन कितने थे, 3 यहाँ पर अटैच कर दिए, 2 यहाँ पर, क्योंकि इसके पहले 2 बॉन्ड सेटिस्फाइड थे। और यहीं से आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया बच्चों, इस कार्बन को उठा के अटैच कर दो इस कार्बन पे। तो ये हमारे पास बन गई ब्रांच। तो इसके 2 आइसोमर बने किसके, ब्यूटेन के। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, ये बोर्ड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द आइसोमर ऑफ ए एल्केन ऑफ ए 6 कार्बन एटम। तो 6 किसके होते हैं बच्चों हमारे पास, दिस इज ए हेक्सेन, C6 और H14। तो इसके आइसोमर हमने कितने बनाए, यहाँ पर 5 आइसोमर बनाए। तो सबसे पहले कार्बन आपने एक स्ट्रेट चेन के रूप में लिख दिए, पांचों कार्बन, 6 के 6 कार्बन, और उसके साथ CH3 CH2 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 और CH3। क्योंकि इसके 2 कार्बन सेटिस्फाइड थे इसलिए हाइड्रोजन 2 लगाए गए। इसका ओनली 1 सेटिस्फाइड था तो इसके साथ CH3। अब यहाँ से आपने CH3 ग्रुप को अटैच करके बच्चों यहाँ पर लगा दीजिए। तो जब यहाँ पर लगाओगे तो यहाँ पर ये जो CH2 था ये CH3 बन जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, ये CH रह जाएगा। तो इसके ये बन जाएंगे सारे हमारे पास आइसोमर। तो ये याद रखना आपने। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बन कैन मेक बॉन्ड विद ए एलिमेंट सच एज ए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन और सल्फर इन ए हाइड्रोकार्बन चेन। वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय द अनदर एटम इन अकॉर्डेंस विद देयर वैलेंसीज। देखिए क्या बोला गया इसके अंदर कि जो कार्बन है, ठीक है ना, वो बॉन्ड बनाता है किसके साथ, अदर एलिमेंट के साथ। अदर एलिमेंट कौन से हमारे पास, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब वो अकॉर्डेंस विद दी वैलेंसी किसके अकॉर्डिंग बनाएगा बच्चों, वो वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनाएगा। उस एटम्स को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ए हेट्रो एटम्स कहते हैं। कि दीज हेट्रो एटम और ए ग्रुप ऑफ ए एटम विच मेक ए कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड देयर दी प्रॉपर्टीज कॉल्ड इज ए फंक्शनल ग्रुप। उसको क्या बोलोगे आप, फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है ये देखना आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, पहला कौन सा हमारे पास बच्चों, हेट्रो एटम। हेट्रो एटम के अंदर कौन से आते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो या फिर ऑक्सीजन। तो फंक्शनल ग्रुप यदि बात करें इसको हेलो ग्रुप बोला जाता है। Cl को क्लोरो लिखते हैं बच्चों, Br को ब्रोमो लिखा जाता है, फ्लोरो को, F को फ्लोरो और I को आइडो। जो इसका फंक्शनल ग्रुप होगा हमारे पास, तो ये आप लिखोगे यहाँ पर क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो। ये हमेशा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके और इसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। ऐसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में हमारे पास एल्कोहल, एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों वो OH ग्रुप होता है। ये हमेशा सफिक्स में लगता है ओल। यदि बात करें एल्डिहाइड, किसका ग्रुप होता है CHO, ये सफिक्स में हमेशा क्या लगता है इसके पीछे अल। कीटोन का CO होता है तो ये सफिक्स में क्या लगता है ऑन। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड OH होता है, इसको सफिक्स में क्या लगता है बच्चों, ओइक एसिड। तो ये टेबल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो जाता है बच्चों होमोलोगस सीरीज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, क्वेश्चन है भैया कि इट इज़ द सीरीज ऑफ ए कंपाउंड इन विच ए मेंबर प्रेजेंट हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, और एनी 2 सक्सेसिव मेंबर इन ए पर्टिकुलर सीरीज डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2 यूनिट।
अब देखो दोबारा डेफिनेशन एक बार देखना भाई, ये वो सीरीज है किसी भी कंपाउंड की जिसका क्या होता है, मेंबर प्रेजेंट एवं सेम फंक्शनल ग्रुप, उस मेंबर के अंदर सभी सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है, एंड एनी टू सक्सेसिव मेंबर इन ए पर्टिकुलर सीरीज डिफरेंट क्या होता है वहाँ पर मॉलिकुलर फॉर्मूला बाय CH2 यूनिट, उसको आप क्या बोलोगे, होमोलोगस सीरीज। एग्जाम्पल देखिए, सीरीज ऑफ एल्केन। अब यदि मीथेन की बात करें तो CH4 फॉर्मूला बनेगा बच्चों, यदि इसका सेकंड मेंबर की बात करें तो इथेन बनेगा C2H6, और यदि इसका थर्ड मेंबर की बात करें तो प्रोपेन C3H8 बनेगा, और यदि फोर मेंबर की बात करें C4H10। तो इन दो के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा। ऐसे इन दोनों के बीच में कितने का यूनिट डिफरेंस आएगा, CH2 यूनिट का डिफरेंस। उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स एग्जाम्स में पूछी जाती है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज। तो पहला पॉइंट, दे हैव ए सेम जर्नल फार्मूला, इनका जो जर्नल फार्मूला होगा वो सेम होगा। सेकंड, सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 यूनिट, जो भी दो कंपाउंड जो आपने अभी पढ़े उनके बीच में कितने का डिफरेंस था, 2 यूनिट्स का डिफरेंस था। थर्ड पॉइंट हमारे पास, सक्सेसिव कंपाउंड हैव ए सेम मोलिकुलर या फिर हैव ए मोलिकुलर मास डिफरेंस कितने का आएगा इनके बीच में बच्चों, 14U का। 14 कैसे आएगा भाई, हाइड्रोजन का मास 2 है, कार्बन का 12, तो कितना बन गया टोटल, 14U बन गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि मोलिकुलर मास इंक्रीज डाउन द सीरीज, जैसे नीचे की तरफ चलते हैं तो मोलिकुलर मास क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। देयर फॉर मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज शोज द ग्रेडेशन ऑफ ए फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंस आ जाता है, सच एज ए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है इसके अंदर, मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज शो ए सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। तो आपने क्या क्या पढ़ा बच्चों इसके अंदर, सेम जर्नल फार्मूला, CH2 यूनिट का डिफरेंस आया, मास का 14U का मास का डिफरेंस आया, मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा था जब डाउन द सीरीज आ रहे थे आप, और केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी इसके अंदर, सेम रहेगी। नेक्स्ट हमने लिखना है बच्चों नोमेनक्लेचर ऑफ ए कार्बन कंपाउंड की, कैसे किसी भी कंपाउंड का नाम रखना है, नोमेनक्लेचर वो लिखा जाता है IUPAC के अकॉर्डिंग। IUPAC आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसी के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट को नोमेनक्लेचर के रूप में डाल दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास, द नेम ऑफ ए कंपाउंड इन ए होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय ए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कौन से होते हैं बच्चे, जो पहले लगते हैं, बिफोर पहले। सफिक्स परफेस ऑफ ए आफ्टर, ये बाद में लगते हैं। इंडिकेट द नेचर ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप, ये किसको इंडिकेट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की नेचर को इंडिकेट करते हैं। अब इस केस में एग्जांपल के तौर पे देखना, द नेम ऑफ ए अल्कोहल, अल्कोहल का नाम क्या लिखोगे पीछे बच्चों, मिथेनॉल, ओ लग गया, पीछे सफिक्स में आता है ये, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। नेम ऑफ ए कार्बन कंपाउंड कैन बी डन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब देखिए मेथड ध्यान से समझना आपने, ये सारे ट्रिक है हमारे पास। उसके बाद, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ए कार्बन एटम इन ए कंपाउंड, ए कंपाउंड हैविंग ए 3 कार्बन एटम विल हैव द नेम ऑफ ए प्रोपेन। यदि हमारे पास 3 कार्बन एटम है तो उसको हम लिखते हैं प्रो, ठीक है ना, और यदि एल्केन सीरीज है तो पीछे क्या लगा दोगे, प्रोपेन। इन केस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, यदि कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट करता है जो अभी आपने पीछे पढ़े, जिसमें अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज इंडिकेट द नेम ऑफ ए कंपाउंड ईदर ए प्रीफिक्स, या तो ये पहले लगेंगे या बच्चे कहाँ पर लगेंगे, ये बाद में, सफिक्स, ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, इफ़ द नेम ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इज गिवन एज ए सफिक्स, यदि सफिक्स की बात कर रहे हैं, द नेम ऑफ ए कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल ई, पीछे से क्या निकालना है आपने, ई निकाल देना है, और क्या ऐड कर देना है सफिक्स के अंदर, जो एप्रोप्रिएट आपके पास फंक्शनल ग्रुप है उसको अटैच कर देना है। जैसे एग्जाम्पल समझना भाई, कि 3 कार्बन है हमारे पास चेन के अंदर और विद ए कीटोन ग्रुप है, तो नेम क्या बनेगा हमारे पास। अब आपने क्या लिखा, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन पूरा लिख दिया, तो ई यहाँ से आपने कट कर देना है, और कीटोन के लिए सफिक्स में क्या लगता है बच्चों, पीछे ऑन, तो क्या बन गया हमारे पास, प्रोपेन, ई कट गया यहाँ से तो ऑन बन गया, तो ये बन गया हमारे पास प्रोपेनॉन। ऐसे ही हमारे पास पॉइंट नंबर नेक्स्ट है बच्चों, इफ़ द कार्बन चेन इज ए अनसैचुरेटेड, यदि कोई कार्बन चेन अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, देन द फाइनल, तो उसके फाइनल के अंदर पीछे एन लगता है, उसको हटा के अब आपने क्या कर देना, सब्स्टिट्यूटेड बाय इन कर देना या फिर आइन कर देना है। इन डबल बॉन्ड के लिए होगा और आइन किसके लिए होगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब इस केस में देखिए आप एग्जाम्पल के तौर पे
3 कार्बन चेन विद ए डबल बॉन्ड, इट वुड बी क्या बोलोगे प्रोपीन, और इट वुड बी ए ट्रिपल बॉन्ड तो उसको क्या बोलोगे आप प्रोपाइन। तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब आपको कुछ भी बेसिकली बच्चों नोमेनक्लेचर के फंक्शनल ग्रुप और उनके नाम मैं दिखा देता हूँ, ये जो मैंने अभी राइट डाउन किए हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर हमारे पास प्रीफिक्स और सफिक्स और उसके एग्जाम्पल। यदि हम बात करते हैं प्रीफिक्स में हमारे पास सिर्फ क्या लगते हैं बच्चों, ये हैलोजन फैमिली प्रीफिक्स में लगती है जिसको क्लोरो ब्रोमो आइडो कहते हैं। अब देखो हैलोजन के अंदर प्रीफिक्स में क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो, तो CH3 CH2 CH2 Cl। अब ये Cl लग गया बच्चों यहाँ पर, तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा, तो इसको बोला क्लोरो। कार्बन कितने हैं स्ट्रेट चेन के रूप में, सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड है बच्चों और 3 कार्बन है, तो क्या बन गया प्रोपेन। ऐसे ही हमारे पास Br लगा दिया। कार्बन कितने हैं 2, तो सबसे पहले लिखा ब्रोमो को, कार्बन 2 हैं तो आपने लिखा इथेन, सिंगल बॉन्ड है तो एन अल्केन ग्रुप आएगा। ऐसी अल्कोहल सीरीज आ गई। अल्कोहल और जो हमारे पास होते हैं बच्चों ये सफिक्स पीछे लगते हैं सारे ओल, तो यहाँ पर आपने लिखा CH3 CH2 CH2 OH। अब कार्बन कितने हैं यहाँ पर हमारे पास 3 हैं, तो यहाँ से पीछे से E कैंसिल होके पीछे क्या लग जाएगा बच्चों ओल लग जाएगा, तो ये बन गया प्रोपेनॉल। ऐसे ही हमारे पास एल्डिहाइड है बच्चों। अब इस केस में जो सफिक्स में क्या लगता है इसके ये अल लगता है, तो ये हमने लिखा CH3 CH2 और ये ग्रुप कौन सा आ गया CHO ग्रुप, दिस इज ए एल्डिहाइड ग्रुप। अब कार्बन ये भी गिनना पड़ेगा आपको 1 2 3, दिस इज ए प्रोप। कार्बन 3 के लिए क्या लिखते हैं प्रोप, और यहाँ पर ईन भी होता है प्रोपेन और ई से ही कैंसिल होकर पीछे क्या लगा दिया आपने अल लगा दिया, तो ये बन गया प्रोपेनल। नेक्स्ट हमारे पास कीटोन वाला ग्रुप है बच्चों। यहाँ पर कीटोन वाले के अंदर सफिक्स में क्या लगता है ऑन, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तो ये कीटोन ग्रुप आ गया C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर पीछे E कैंसिल करके बच्चों आपने क्या लगा दिया ऑन लगा दिया, तो ये बन गया प्रोपेनॉन। ऐसे ही हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ पर, तो इसके सफिक्स में क्या लगता है ओइक एसिड, तो ये इसका जो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O OH, तो यहाँ कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तो ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रूट वर्ड हैं बच्चों। रूट वर्ड क्या होते हैं, यदि स्टेट चेन के अंदर कार्बन 1 होता है तो उसको आप क्या लिखते हैं मीथ लिखते हैं। यदि स्टेट चेन के अंदर कार्बन 2 होते हैं तो उसको आप लिखते हैं ईथ। यदि कार्बन 3 होते हैं तो उसको आप इंडिकेट करोगे किससे प्रोप से। यदि कार्बन 4 होते हैं तो उसको आप लिखोगे ब्यूट। कार्बन यदि 5 होते हैं स्टेट चेन के अंदर तो पेंट। कार्बन यदि 6 होते हैं तो हैग्स। कार्बन यदि 7 होते हैं तो हैप्ट। कार्बन यदि 8 होते हैं तो ऑक्ट। यदि कार्बन 9 होते हैं तो उसको आप लिखते हैं नॉन। यदि कार्बन 10 होते हैं उसको लिखा जाता है डेक। तो ये आपके रूट वर्ड हैं। फिर हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है कार्बन कंपाउंड की। ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये पहले आपको बता देता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कंबस्शन। कंबस्शन का नाम आपसे पता लग रहा है बच्चों किसी का जलना, कि कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रॉप बर्न विद ऑक्सीजन टू गिव ए कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ ए हीट एंड लाइट। तो देखो क्या बोला गया इसके अंदर कि जो कार्बन के सभी एलोट्रोप होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल जाते हैं और जलने से कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और उसमें साथ में क्या निकलती है, हीट और लाइट निकलती है। मोस्ट ऑफ ए कार्बन कंपाउंड आल्सो रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ ए हीट, कि मोस्टली जो कार्बन होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं और लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला बच्चों प्लस हीट एंड लाइट। ऐसे ही मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट निकली। ऐसे ही इथेनॉल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हुआ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल हीट एंड लाइट। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पर अंडरलाइन कर लेना भाई थर्ड वाली पे। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इसके अंदर कलर ऑफ फ्लेम ऑफ ए बर्निंग हाइड्रोकार्बन, कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो उस केस में कौन सी फ्लेम निकलती है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विद ए ब्लू और नॉन सोटी फ्लेम। तो याद रखना जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जब भी वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं तो वो ब्लू फ्लेम देते हैं, उसमें कोई भी धुआं नहीं निकलता। यदि हम बात करें किसकी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न इन एयर विद ए येलो सोटी फ्लेम। तो ये किससे जलते हैं बच्चों, येलो सोटी फ्लेम से, बिकॉज परसेंटेज ऑफ ए कार्बन इज हायर देन ऑफ ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज होती है कार्बन की वो ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन ऑफ किससे, हाइड्रोकार्बन से, कि विच डज नॉट गेट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इन एयर। तो ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होती, ये इनकम्प्लीट कंबस्ट होते हैं किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। तो सेकेंड हमारे पास जो रिएक्शन आ जाती है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए भाई, इट इज़ द रिएक्शन इन्वॉल्विंग
द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक इज ए एल्केलाइन KMnO4, जिसको बोलते हैं पोटासियम परमैंगनेट, और एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट, जिसका फॉर्मूला क्या है, K2Cr2O7। अब ये रिएक्शन बोर्ड की टॉपर रिएक्शन है भाई, पहले बता देता हूँ। इथेनॉल आपने लिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, इथेनॉल बोलते हैं। जब इसमें आपने कैटलिस्ट डाल दिया, कौन सा कैटलिस्ट डाला, एल्केलाइन KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7, तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। कार्बन 2 थे तो 2 कार्बन में चेंज होगा, CH3C+OH, जिसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। अब इसमें एक डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, द सब्सटेंस दैट आर कैपेबल of adding oxygen to the other substance is called as a oxidizing agent। नेक्स्ट हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों वो है एडिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम इज एडिड टू ए मॉलिक्यूल इज नोन एज ए एडिशन रिएक्शन। अब इस केस में ध्यान से देखना आपने भाई, कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपने ले लिया जिसके अंदर एल्कीन और एल्काइन की बात कर रहे हैं, अंडरगोज ए एडिशन रिएक्शन। ये क्या शो करेंगे, एडिशन रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन क्या होती है बच्चों, ऐड होती है, और ऑक्सीजन क्या होगी इस केस में, रिमूव होगी। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिड इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। अब इसके अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं बच्चों, कैटलिस्ट क्या करते हैं, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, वो कौन कौन से यूज किए जाते हैं, पैलेडियम और निकल। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये देखो भाई, या फिर R को H भी ले सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। तो ये इस केस में आपने हाइड्रोजन डाल दी और इन दी प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में डाली, निकल और पैलेडियम। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर इस कार्बन पर अटैच होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और डबल बॉन्ड की क्या होगी, यहाँ से क्लीवेज होगी। तो ये हाइड्रोजन अटैच हो गए और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास एल्कीन किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों, एल्केन के अंदर। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये रिएक्शन देखिए कि वेजिटेबल ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू ए वेजिटेबल घी। तो ये हमारे पास क्या था, दिस इज ए वेजिटेबल ऑयल था, ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, वेजिटेबल घी के अंदर। यूजिंग दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसको आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ए वेजिटेबल ऑयल भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यदि बात करते हैं इसके अंदर एनिमल फैट जर्नली, एनिमल फैट कौन सा, जो कंटेन करता है किसको बच्चों, सैचुरेटेड को। तो ये हमारे पास एनिमल फैट है, ये जो अभी रिएक्शन आपने पढ़ी कि एनिमल फैट जर्नली कंटेन ऑफ ए सैचुरेटेड फैटी एसिड विच सेड टू बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ये हमारी हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल है बच्चों। इसको वेजिटेबल घी भी कहते हैं, इसको वेजिटेबल फैट भी कहते हैं, एनिमल फैट भी कहते हैं। सो ऑयल कंटेनिंग ऑफ ए अनसैचुरेटेड, ऑयल कौन सा था बच्चों, ये था हमारे पास जिसमें डबल बॉन्ड था। फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग, इसको हम कुकिंग के अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी आपने ध्यान से देखनी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, द रिएक्शन इन विच एन एटम रिप्लेस अनदर एटम और ए ग्रुप ऑफ ए एटम फ्रॉम ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या बोला गया बच्चों कि किसी भी एटम के अंदर से रिप्लेस करना, ये ग्रुप ऑफ एटम के अंदर से रिप्लेस करना किसी भी एलिमेंट्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखो, द रिएक्शन इन विच एटम रिप्लेस अनदर एटम, ठीक है ना, और ए ग्रुप ऑफ ए एटम फ्रॉम ए मॉलिक्यूल इज नोन एज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अंडरगोज होते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस। अब हमने यहाँ पर लिया बच्चों मीथेन, मीथेन के अंदर क्या डाला, Cl2 डाला, क्लोरीनेशन, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ से Cl और यहाँ से एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन करेगा, Cl। तो ये रह जाएगा CH3 और यहाँ पर एक Cl अटैच हो जाएगा, और इधर से एक Cl और एक इधर से एक HCl बाहर निकलेगा। तो इस केस में आप इसको सेकेंड टाइम कर सकते हैं, CH3Cl लिया बच्चों, इसमें फिर Cl2 डाल दिया, तो यहाँ से फिर एक H निकलेगा और इधर से एक Cl। ये H न्यूक्लियस का सिंबल होता है सनलाइट का। तो यहाँ पर बन जाएगा CH2 और ये Cl2 की फॉर्मेशन प्लस HCl। तो ये कब तक चलेगा बच्चों, जब तक पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। तो ये बन जाता है हमारे पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन है, जिसमें हम किसकी करने जा रहे हैं बच्चों, इथेनॉल की। अब इथेनॉल इज कॉमनली नोन एज ए एल्कोहल, इसको हम बोलते हैं एल्कोहल। इट इज़ ए सेकेंड मेंबर ऑफ ए एल्कोहल, ये सीरीज का सेकेंड मेंबर है एल्कोहल सीरीज का, जिसको बोलते हैं इथेनॉल। फर्स्ट मेंबर कौन सा है हमारे पास, मिथेनॉल। अब इथेनॉल का जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या रहेगा, C2H5OH।
अब इस केस में 1 मार्क्स डेफिनेशन, एब्सोल्यूट अल्कोहल किसे कहते हैं, 100% ऑफ ए प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड इज ए एब्सोल्यूट अल्कोहल, कि जो 100% प्योर इथेनॉल होता है उसको ही क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है। अब इसके अंदर कि इथेनॉल कंटेनिंग ऑफ ए 5% वाटर, यदि इथेनॉल के अंदर 5% वाटर डाल दे तो उसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट कहते हैं, याद रखना ये भी। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बच्ची, कि रिएक्शन विद सोडियम। अब अल्कोहल रिएक्ट विद ए सोडियम लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, विद इथेनॉल टू दी अदर प्रोडक्ट ऑफ ए सोडियम इथोक्साइड। तो देखिए इस केस में हमने सबसे पहले आपको रिएक्शन सिखाएंगे बच्चों। इथेनॉल लिया 2 मॉलिक्यूल CH3CH2OH, इसमें आपने सोडियम डाल दिया तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकली H2, ये हाइड्रोजन गैस निकली और ये Na इधर आके चिपक जाएगा तो ये बन गया 2CH3CH2ONa, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सोडियम और दिस इज ए इथोक्साइड, ठीक है ना। उसके बाद प्लस कौन सी गैस निकली आपके पास, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है रिएक्शन टू गिव ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हीटिंग। अब इथेनॉल को हीट करते हैं बच्चों, इथेनॉल एट 443 केल्विन विद एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन दी डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव ए इथेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी ये। इथेनॉल आपने लिया CH3CH2OH, इसको आपने हीट किया किस टेम्परेचर पे बच्चे, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हॉट करना, इसको मतलब गर्म करना है। तो यहाँ से ये क्या निकलेगा OH और इससे निकलेगी हाइड्रोजन, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा प्लस किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी, इथीन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस केस में यदि हम बात करते हैं कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये किसका काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, विच रिमूव द वाटर फ्रॉम द इथेनॉल, तो इथेनॉल से इसने क्या निकाला, पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया। अब उसके बाद यूज ऑफ इथेनॉल की बात करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, इसकी क्या बनती है बच्चों, सोप बनाई जाती है, कॉस्मेटिक्स बनते हैं, अल्कोहलिक बेवरेज बनती है, मेडिसिन के अंदर यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरी रेजेंट के अंदर इसका यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास सेकेंड आ जाता है जिसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड, इट इज़ द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड इज ए एसिटिक एसिड, क्या बोला जाता है इसका बच्चे, कॉमन नेम एसिटिक एसिड। इट इज़ बिलोंग द ग्रुप ऑफ ए एसिड, ये एसिड का वो ग्रुप है जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इट इज़ ए सेकेंड मेंबर ऑफ ए सीरीज, ये भी सेकेंड मेंबर अपनी सीरीज का, जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है, याद रखना। एसिटिक एसिड कहते हैं, इथेनोइक एसिड कहते हैं, सेकेंड मेंबर है किसका, कार्बोक्सिलिक सीरीज का। उसके बाद फिर 1 मार्क्स डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट डू मीन बाय विनेगर, क्या होता है, विनेगर को सिरका कहते हैं, कि 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ ए एसिटिक एसिड इन वाटर, कि भाई एसिटिक एसिड के अंदर 5 से 8% यदि वाटर मिला दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, नहीं सॉरी मैंने क्या बोला भाई, 5 to 8% आप क्या लोगे, एसिटिक एसिड, और बाकी सारा क्या होगा आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल होगा, उसको आप क्या बोलोगे, विनेगर। इट इज़ वाइडली एज ए प्रिजर्वेटिव इन ए पिकल, तो इसको पिकल बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बच्चों फिर एक 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू मीन बाय ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्या होता है, प्योर एसिटिक एसिड द मेल्टिंग पॉइंट, जो प्योर एसिटिक एसिड होता है उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, जिसमें एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की बात करनी है, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन की बात करनी है, तो इसको देखिए आप। नेक्स्ट हमारे पास है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, कि व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद ए एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ए एसिड एज ए कैटलिस्ट, ए फ्रूटी मीन्स स्वीट स्मेलिंग लिक्विड इज कॉल्ड इज ए एस्टर, कि जो स्वीट स्मेल सब्सटेंस बनता है उसको हम एस्टर कहते हैं। अब इसी इज कॉल्ड इज ए एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, इसी रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलोगे। अब आपने यहाँ से क्या लिया, इथेनोइक एसिड ले लिया CH3COOH, और प्लस उसमें क्या डाल दिया, इथेनॉल C2H5OH। तो बेसिकली बच्चों आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि इधर से OH और इधर से H बाहर निकलेगा और ये सारा ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो CH3, ये CH3COO और यहाँ पर CH2 और CH3, या फिर इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप C2H5OH, प्लस क्या निकलेगा, C2H5 सीधा लिख सकते हो आप, प्लस क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है आपने, ये कंसनट्रेटेड H2SO4। दोबारा देखिए एक बार फिर, इथेनोइक एसिड लिया, इथेनॉल लिया, यहाँ से आपने क्या निकाल दिया बच्चों, OH, और इधर से क्या निकाल दिया आपने H,
तो हमारे पास क्या रहेगा CH3COO और C2H5 ये बन गया, जिसको एस्टर कहते हैं या फिर इसका नाम क्या है इथाइल एसीटेट, प्लस इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकल के गया हमारे पास। अब इसके जो यूजेस हैं, यूजेस कहाँ यूज़ करते हैं इसको भाई देखिए, सबसे पहले कि दीज आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ए परफ्यूम बनाने के लिए एंड फ्लेवरिंग एजेंट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, किसका, एस्टर का। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आ जाती है स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या होती है कि द एस्टर इज गेट कन्वर्टेड बैक इनटू द एल्कोहल, एस्टर को वापस किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, एल्कोहल के अंदर, एंड ए सोडियम सोल्ट ऑफ ए एसिड कि वैन ट्रीटेड विद एल्कली, जब उसमें आपने क्या डालना है, एल्कली किसे कहते हैं भाई, बेस को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है NaOH या QH। तो एल्कली के रूप में आपने क्या ले लिया यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया कि द रिएक्शन इज नोन एज ए स्पोनिफिकेशन, इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, स्पोनिफिकेशन। और इस रिएक्शन का यूज़ कहाँ करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ए सोप्स बनाने के लिए। अब इस केस में एस्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, CH3COO CH2CH3, इसमें आपने एल्कली डाला, एल्कली का फॉर्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब इससे वापस क्या बनेगा आपके पास, इथेनॉल बनेगा CH3CH2OH, जिसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं, प्लस क्या निकलेगा CH3COO और उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा यहाँ पर Na, तो सोडियम एसीटेट बन गया आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी सेकंड रिएक्शन है, रिएक्शन विद बेस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इट रिएक्ट विद ए बेस सच एज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, टू गिव ए सॉल्ट, किसकी फॉर्मेशन देगा, सॉल्ट की, ठीक है ना, जिसका नाम क्या होगा, सोडियम इथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट एंड वाटर। तो यहाँ पर जो रिएक्शन से समझना भैया, आपने एसिटिक एसिड ले लिया हमने CH3COOH, प्लस इसमें क्या डाल दिया, NaOH। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ OH और इधर से H, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और जो Na है ये किसके साथ चिपक जाएगा जाके यहाँ पर इस O के साथ, तो CH3COO Na बन गया, दिस इज ए सोडियम एसीटेट, प्लस क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल्स। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारे पास थर्ड है बच्चों कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव राइज ए सॉल्ट, तो किसकी फॉर्मेशन देगा, सॉल्ट की, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। दिस सॉल्ट प्रोड्यूस कॉमनली इज कॉल्ड एज ए सोडियम एसीटेट, तो इस सॉल्ट को क्या बोलोगे आप, सोडियम एसीटेट। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, इथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है, CH3COH, इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डाल देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, इसके अंदर Na अटैच हो जाएगा यहाँ पर, CH3CO नेगेटिव Na, दिस इज ए सोडियम एसीटेट, प्लस यहाँ से H2 और इधर से ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल, प्लस क्या निकलेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी इसकी रिएक्शन फर्दर एक और है बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिटिक एसिड लिया, इसमें क्या डाल दिया आपने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या बना इसमें भी, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों कि ब्रिक एफिशिएंस मार्क इन द प्रेजेंस ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड, जब ब्रिक एफिशिएंस की बात होती है तो वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, लास्ट टॉपिक है बच्चों ये सोप एंड डिटर्जेंट। तो देखिए इसके अंदर सोप्स क्या होती है भाई, सोप्स आर द सोडियम और पोटासियम सोल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, हैव जर्नल फॉर्मूला, जिसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब R को हमने क्या लिख सकते हैं, रिएजेंट को C15H31 या फिर इसको हम C17H35, इनमें दोनों में से कोई भी चेन यूज़ कर सकते हैं। अब इस केस में हमने जो सोप का फॉर्मूला बनाया बच्चों, वो क्या बना, C15H31 CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, या फिर C17H35 CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब इस केस में कि सोप्स आर इफेक्टिव ओनली, किसके लिए इफेक्टिव होती है बच्चों, ये सिर्फ ओनली सॉफ्ट वाटर के लिए। कि डिटर्जेंट आर, अब ये डेफिनेशन किसकी करने जा रहे हैं, डिटर्जेंट की, कि डिटर्जेंट आर ए अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट फॉर ए लॉन्ग चेन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर कॉल्ड इज ए सोपलेस सोप, इसको क्या बोला जाता है, सोपलेस सोप बोला जाता है, जिसको डिटर्जेंट कहते हैं। डिटर्जेंट आर इफेक्टिव इन बोथ ऑफ ए हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, जो डिटर्जेंट है वो दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है, किसके साथ बच्चों, हॉट वाटर के साथ भी और सॉफ्ट वाटर के साथ भी। स्ट्रक्चर ऑफ ए सोप मॉलिक्यूल देखिए इस केस के अंदर, ए सोप मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ ए टू पार्ट, ए लॉन्ग चेन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, कि जो सोप मॉलिक्यूल हैं वो किसके बने हैं, दो पार्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, जो एक पार्ट कौन सा होता है, नॉन आयनिक पार्ट होता है, एंड अदर इज ए शॉर्ट आयनिक पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ए लॉन्ग चेन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इज ए
हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक को बोलते हैं बच्चों इनसोलेबल इन वाटर, बट सोलेबल किस में होता है, ये ऑयल के अंदर। जो आयनिक पोर्शन होता है सोप मॉलिक्यूल का उसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है ना, विच इज सोलेबल इन वाटर एंड इनसोलेबल इन ऑयल। तो यहाँ पर मैंने एक चेन बनाई है, इस चेन को आपने ध्यान से देखना भाई। जो हमारे पास C17 ये होते हैं C1 C2 C3 ऐसे करते करते, तो ये CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये जो हमारे पास ये नेगेटिव वाला पार्ट है इसको बोलते हैं आयनिक पार्ट। आयनिक पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है जिसको वाटर सोलेबल कहते हैं, और इनसोलेबल इन ऑयल होता है। उसके बाद इसको हेड बोला जाता है, इसको बच्चों टेल कहते हैं। जो हमारे पास ये कार्बन की लंबी चेन है हाइड्रोकार्बन, ये होता है हाइड्रोफोबिक, जो क्या होता है पानी के अंदर इनसोलेबल होता है, बट सोलेबल किस में होता है, ऑयल के अंदर, याद रखना आपने। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्लीनिंग एक्शन ऑफ ए सोप, जिसको बोलते हैं मिशेल फॉर्मेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, मिशेल फॉर्मेशन। अब इसके अंदर देखिए ध्यान से कि सोप मॉलिक्यूल हैव ए डिफरेंट प्रॉपर्टी, कि सोप मॉलिक्यूल के अंदर वो डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है एट देयर टू एंड। इसके दो एंड होते हैं। जो एंड कौन से पढ़ी आपने ऊपर, जो मैंने अभी सिखाया आपको बच्चों, हेड और टेल, जिसमें आयनिक और नॉन आयनिक की बात की थी, कि वन एंड इज ए हाइड्रोफिलिक। जो एक एंड होता है ये हाइड्रोफिलिक, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, हाइड्रोफिलिक होता है जो सोलेबल इन वाटर होता है, एंड अदर इज ए हाइड्रोफोबिक विच इज ए इनसोलेबल इन वाटर। वो पट सोलेबल किस में होता है, फैट और ऑयल के अंदर। अब इसके अंदर एक यहाँ से एक चीज़ देखनी है आपने, मोस्ट ऑफ ए डार्ट इज ऑयली। जो डार्ट होती है वो ऑयली इन नेचर होती है। वो किसके अंदर डिजोल्व होती है, हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ ए सोप मॉलिक्यूल अटैच इट सेल्फ विथ, उसके साथ जाके वो अटैच हो जाती है। Dot and ionic part is surrounded with the molecule of a water. This result the formation of a radial structure is called as a Michel. उसको हम बोलते हैं मिशेल्स। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर एक पॉइंट ऐड किया मैंने कि सोप मिशेल हेल्प टू डिजोल्व ए डार्ट। जो सोप मिशेल है वो किसको डिजोल्व करती है बच्चों, डार्ट को। एंड ग्रीस इन ए वाटर एंड क्लॉथ गेट वी क्लीन। तो उस केस में जो क्लॉथ हैं वो आपके क्लीन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, व्हाट डू मीन बाय स्कम। क्या होते हैं कि मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन ए हार्ड वाटर रिएक्ट विद ए सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इज ए इनसोलेबल प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज ए स्कम। उसको क्या बोला जाता है बच्चों, स्कम। स्कम क्रिएट ए डिफिकल्टी टू ए क्लीनिंग एक्शन। तो मतलब ये डिफिकल्ट शो करते हैं किसको, क्लीनिंग एक्शन के लिए। बाय यूजिंग ऑफ ए डिटर्जेंट इनसोलेबल स्कम इज नॉट फॉर्म्ड विद ए हार्ड वाटर एंड जो क्लोथ्स हैं गेट बी क्लीन इफेक्टिवली। फिर उसके बाद बच्चों एक छोटी छोटी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर राइट डाउन की। भाई सॉफ्ट वाटर क्या होता है कि वाटर दैट प्रोड्यूस लेदर विद ए सोप रेडली इज कॉल्ड इज ए सॉफ्ट वाटर। एंड हार्ड वाटर क्या होता है हमारे पास, यदि बात करें बच्चों कि वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस देयर लेदर इन ए सोप रेडली। तो उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों डिटर्जेंट, कि डिटर्जेंट इज ए क्लीनिंग सब्सटेंस दैट इज सिमिलरली टू ए सोप बट इज मेड फ्रॉम ए केमिकल कंपाउंड। ये किसका बना होता है, केमिकल कंपाउंड का, रादर देन ऑफ ए ऑयल एंड फैट। कि डिटर्जेंट ऑफ ए सोडियम सॉल्ट ऑफ ए सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट विच क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस, जिसमें क्या होते हैं बच्चों, इसके अंदर सल्फोनिक एसिड के साथ साथ अमोनियम सल्फेट और विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस होते हैं। तो ये हमारे पास क्या आता है भाई, इसके एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल देख लीजिए, सिंथेटिक डिटर्जेंट आर ए सोडियम एंड डॉक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। और जो डिटर्जेंट है डू नॉट फॉर्म ऑफ ए स्कम, ये स्कम नहीं बनाता किसी भी हार्ड वाटर के अंदर, ये याद रखना, क्योंकि ये दोनों के अंदर ही वर्क करता है, सॉफ्ट वाटर के अंदर भी और हार्ड वाटर के अंदर भी। तो ये था हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।